स्टार्ट कर देते हैं। डेट फंक्शन में एक लास्ट हमारा फंक्शन है, डेट इफ। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये होता तो है लेकिन हिडन फॉर्मेट के अंदर होता है। अगर मैं कल आपको बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि किस चीज़ में क्या सिनेरियोज बनाने होते हैं। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना होता है। तो डेट इफ फंक्शन जो होता है वो डिफरेंस कैलकुलेट करता है। डिफरेंस का मीनिंग होता है कि जैसे कि एक डेट से लेकर के एक डिफरेंट डेट तक, जैसे कि आपको डिटेल्स निकालनी हो रैंडमली, मान के चलो आपका किसी के पास जो भी है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है और एक हमारे पास टुडे फंक्शन है। यहाँ पर हम दे देते हैं 1996 और मंथ हम दे देते हैं 4, डे हम दे देते हैं 19। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास किसी की डीओबी है और ये आज की डेट है। इससे मुझे पता करना है कि ये पर्सन कितना एजड हो गया है ना, कितने एज का ये पर्सन हो चुका है। तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर आप डेटिव फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो डेट का बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करता है। इसमें सबसे पहले आता है ओल्ड डेट, देन आता है न्यू डेट। ठीक है, ओल्ड डेट और न्यू डेट वाली कंडीशन यहाँ पर आती है। तो ओल्ड डेट हमारी क्या हो सकती है, जो कि इसकी डीओबी है। न्यू डेट आज की डेट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ऐसा फॉर्मूला है कि जो हिडन फॉर्मेट में होता है, होता तो है लेकिन जब आप इसको लगा रहे होंगे तो आपको ये शो नहीं होगा। ठीक है, ये आपको क्या नहीं होगा, शो नहीं होगा। तो इसको कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट लगाना पड़ता है और डायरेक्ट लगाने की कंडीशन में आपके पास दो चीज़ें होती है, ओल्ड डेट और न्यू डेट की कंडीशन। जैसे मैं इसमें और इसमें ईयर का डिफरेंस निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकाले जा सकते हैं। जैसे कि आप ईयर का डिफरेंस निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस डेटा के अंदर वाई मेंशन करना पड़ेगा। डेटा के अंदर आपको मेंशन क्या करना पड़ेगा, वाई। अगर जैसे मंथ का आप डिफरेंस निकालना चाहते हो तो मंथ के लिए आपको वाई एन, मतलब एक ईयर के अंदर के मंथ के डिफरेंस निकालें। देन अगर आप डे का डिफरेंस निकालना चाहते हो तो डे के लिए आपको एम डी का मतलब होता है मंथ के अंदर के डेज। ठीक है, एक होता है कि भाई आपको ऑल मंथ निकालने हैं, सिर्फ ओनली मंथ में डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, तो उसके लिए हम एम मेंशन कर देंगे। एक होता है ऑल डे में सिर्फ डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप डी टाइप कर देंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसके और इसके बीच में ईयर का डिफरेंस पता करो। तो डेटिव फंक्शन यहाँ पर ये दिखता होता है नहीं, ये मतलब कि विजुअल फॉर्मेट में नहीं होता है, हिडन फॉर्मेट में होता है। तो आपको ऐसे ब्रैकेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद ओल्ड हमारी कौन सी हो जाएगी, ये, और न्यू हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। अब डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करने हैं। अब जैसे मैं ईयर का डिफरेंस निकालना चाहूँ तो उसके अंदर क्या लिख दूंगा मैं, वाई। एंटर करेंगे तो हमारे पास ओल्ड डेट और न्यू डेट की कंडीशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईयर का डिफरेंस आ जाएगा। ये जो पर्सन है हमारे पास कितना एज का हो गया है, 29 एज का, इक्वल टू डेटिव ओल्ड डेट देन न्यू डेट देन डिफरेंस ईयर का निकाल। ये हमारे क्या हो गए, ईयर। ऐसे कितने मंथ हो गए हैं, तो हो सकता है कि भाई 29 ईयर है लेकिन मंथ भी होंगे और कुछ डे भी होंगे। उसके लिए डेटिव दोबारा से लगाएंगे, ओल्ड बता देंगे, न्यू बता देंगे, क्या करना चाहते हैं
हम ईयर के अंदर के जो मंथ वाले डिटेल्स है उसको कैलकुलेट करना था। तो 29 मंथ एंड सॉरी 29 ईयर एंड 1 मंथ का डिफरेंस है। ठीक है। देन ऐसे ही अगर डे निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, इक्वल टू डेटिव ओल्ड डेट न्यू डेट। डे के लिए आपको क्या करना होता है, एमडी, मतलब मंथ के अंदर होते हैं ना डे। ईयर के अंदर थोड़ी डे होते हैं, ईयर के अंदर तो मंथ होते हैं। एंटर प्रेस करोगे तो इक्वल्स टू तो 29 ईयर 1 मंथ एंड 27 डेज का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी डिटेल्स कैलकुलेट कर सकते हो इसकी। बहुत इजी होता है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। बस थोड़ा सा ये फॉर्मूला जो होता है हिडन फॉर्मेट में होता है, तो बस वही देखना आपको इसमें। ठीक है। जैसे कि आप इसमें ऑल मंथ और डे के अकॉर्डिंग कुछ निकालना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहीं पर आओगे एक वस्तु। अब जैसे मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इस डेट के बीच में और इस डेट के बीच में कितने महीने का डिफरेंस है। क्या करते हैं हम इसके अंदर, डेटिव फंक्शन लगा दें। ठीक है, डेटिव ऑल डेट न्यू डेट। क्या चाहिए, अब सिर्फ मंथ मंथ में चाहिए तो एम लिख देंगे, ओनली मंथ कंसिडर करेगा। तो इस डेट से और इस डेट के बीच में इतने सारे मंथ है। इक्वल्स टू डेटिव होल डेट न्यू डेट के बीच में डे का डिफरेंस निकालना चाहते हो तो कितने सारे डेज होंगे इतने। मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सिर्फ मैं अगर डेज डेज की बात करूँ तो ये जो पर्सन है ये इतने दिन सरवाइव कर चुका है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन। बहुत ईजी होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ रही है, इन केस जैसे कि अभी हमने देखा नंबर हो गया। ठीक है, हमने देखा उसके अंदर डेट का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। अब अगर हम जैसे देखना चाहते हैं कि टेक्स्ट के लिए कुछ फंक्शन का यूज़ करना हो, टेक्स्ट जैसे कि अल्फ़ाबेट होता है ABCD है ना समथिंग, अगर उनके लिए मुझे कुछ यूज़ करना हो तो वो कैसे करेंगे और क्या उसका प्रोसेस हो। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में देखो बहुत सारी इजी इजी चीज़ें होती है। जैसे मान के चलो हमारे पास कुछ नेम लिखे हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मैं इसमें पता करना चाहता हूँ कि हमारे पास ये कितने कितने लेटर इनके नेमों में लिखे होंगे। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो लेन फंक्शन का।
ये क्या बताता है कि इस डेटा के अंदर भाई कितने नेमो की लेटरिंग है। तो लेटर्स हमारे पास कितने हैं, कितने लेटरिंग होगी यहाँ पर होगी 1 लेटर 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल हमारे पास 9 लेटर की इंफॉर्मेशन है। अब आप बोलोगे 9 कहाँ से हो गए, 5 इसके अंदर है और 3 इसके अंदर है, तो आरटी होनी चाहिए। एक्चुअली में ये क्या करता है, आपके डेटा के अंदर जो आपने स्पेस भी दिया है ना, उसको भी कैलकुलेट करता है। क्या करता है, उसको भी कैलकुलेट करता है। तो ये हमें इनकी पोजीशन बताता है कि कितने लेटर इस डेटा के अंदर लिखे हुए हैं। अब कौन सा लेटर किस पोजीशन पे लिखा है, अगर मुझे वो निकालना हो, जैसे कि के कौन सी पोजीशन पे है, एम कौन सी पोजीशन पे है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो फाइंड का। आप बोलोगे फाइंड तो हमने पहले भी पढ़ा है। फाइंड हम यहाँ पर जाते हैं, शॉर्ट एंड फाइंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, फाइंड से हम यहाँ पर पता कर देते हैं कि कौन सी पोजीशन पे उसकी डिटेल्स है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये जो फाइंड होता है, जो कि हम यहाँ से लगाते हैं, ये किसी कैरेक्टर की क्या बताता है, पोजीशन पूरी शीट में से, जो हम फॉर्मूला के थ्रू फाइंड लगाएंगे। ठीक है, जो हम फॉर्मूला के थ्रू फाइंड लगाएंगे, वो केवल एक सेल की वैल्यू निकालेगा, एक सेल के अंदर कहाँ पर लिखा हुआ है ये वो निकालेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। जैसे मैं पता करना चाहता हूँ कि हमारे पास यू इस डेटा के अंदर कौन सी पोजीशन पे है, तो पोजीशन निकालने के लिए फाइंड फंक्शन, फाइंड फाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो। तो हम चाहते हैं कि इस डेटा के अंदर से हमें जो है वो यू की पोजीशन मिल जाए। किसकी पोजीशन मिल जाए, यू की पोजीशन। फाइंड टेक्स्ट यू विद इन टेक्स्ट दिस। क्योंकि अब आप बोलोगे आप डबल कोट्स के अंदर सर क्यों लिख रहे हो, डबल कोट्स के अंदर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यू से रिलेटेड अगर हम ऐसे मेंशन करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये एक फॉर्मूला रीड करने की कोशिश करेगा कि यू एक फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं है, वो तो एक कैरेक्टर है। क्या है, वो फॉर्मूला नहीं है, वो आपके डेटा के अंदर एक कैरेक्टर है। देन विद इन का मतलब होता है, विद इन का मतलब होता है कि इसमें आप इस यू कैरेक्टर की डिटेल्स को फाइंड आउट करना चाहते हो और किसमें फाइंड आउट करना चाहते हो, विद इन का मतलब ये होगा। तो ये हमें बताएगा कि इस डेटा के अंदर यू जो है वो 6th पोजिशन पे है। 6th पोजिशन पे है, तो कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि स्पेस को भी कैलकुलेट करेगा, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। ये आपके डेटा के अंदर जो स्पेस होते हैं उनको भी गिनता है। यहाँ पर अगर कभी ऐसा आ जाए वैल्यू, जैसे कि ये फॉर्मूला आपने लगा लिया होगा, तो लेंथ से हमारी लेंथ आ गई होंगी, और फाइंड से आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर यू को ही फाइंड करो, कुछ भी किसी को भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं ए दे देता हूँ तो हमारे पास ए की पोजिशनिंग आ जाती है कि ए कहाँ है। यहाँ पर ए जो है हमारे पास इस पोजीशन पे है, यहाँ पर ए जो है हमारे पास 4th पोजीशन पे है, यहाँ पर जो है कहाँ पर है, इस वाली पोजीशन पे है। इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि किसी किसी डेटा के अंदर दो दो तीन तीन बार ए आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी वो फर्स्ट पोजीशन वाले के पास जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि आप अपने डेटा के अंदर किसी कैरेक्टर को फाइंड आउट करना चाहते हो,
तो वो अगर उसको पहले ही मिल जाएगा तो देन वो सेकेंडरी वाले ऑप्शन पे जाएगा नहीं। मतलब कि जैसे हमें यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे मिल गया तो ये आगे वाले ए पर नहीं जाएगा। अगर आप उसको नेक्स्ट वाली कंडीशन पे जंप कराना चाहते हो तो क्या करोगे? सेम कंडीशन लगाएंगे फाइंड के लिए। इक्वल्स टू फाइंड। फाइंड का मतलब होता है किस कैरेक्टर, तो जैसे मैं ए की बात करता हूँ विद इन टेक्स्ट इसमें से, लेकिन हो सकता है कि मैं सेकंड पोजीशन वाले ए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हो सकता है कि इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या देनी है? पोजिशनिंग, कि भाई आप कहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हो। तो हम बोलेंगे अगर हम पहली पोजीशन से फाइंड आउट करें तो पहली पोजीशन से भी यहाँ कहाँ पर मिल जाएगा? इस वाली जगह पर मिल जाएगा। अगर दूसरी पोजीशन से भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तब भी किस जगह पर मिल जाएगा? इस जगह पर मिल जाएगा। लेकिन हम ढूंढना ही स्टार्ट जो है वो फाइंड आउट ही तीसरे कैरेक्टर से करें, मतलब स्टार्टिंग के हमने दो कैरेक्टर को स्किप ही कर दिया। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे तीसरे कैरेक्टर से तो हमें मिलेगा ये एट्थ पोजीशन पे। तो क्या सच में एट्थ पोजीशन पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमें हमारे डेटा के अंदर ये पहले पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तीसरी पोजीशन से तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसके लिए आप चाहते थे तो क्या करते? फिफ्थ पोजीशन के बाद ढूंढना स्टार्ट करते, तो फिर ये बताता है कि फिफ्थ पोजीशन के बाद आपके पास टेंथ पोजीशन पे आपका ए लेटर है। अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है ये? केस सेंसिटिव। इसका मतलब कि अगर मैं इसके अंदर फाइंड लगाऊं और स्मॉल ए दे दूं तो अब ये इस डेटा के अंदर पोजीशन नहीं देगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि इस डेटा के अंदर स्मॉल ए जो है वो बता दो कहाँ है। अब स्मॉल ए कहीं है ही नहीं तो आंसर ही नहीं आया। ठीक है, अगर कहीं पर होता ए स्मॉल ए तो ये मुझे बता देता कि स्मॉल ए आपके डेटा के अंदर टेंथ पोजीशन पे है। ये समझ में आ गया होगा। एक इसी के जैसे एक ऑप्शन होता है जिसको कि हम सर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्च। अब सर्च देखो कैसे काम करता है। फाइंड से क्या होता है कि आपके डेटा के अंदर पोजीशन आ जाती है और सर्च से भी पोजीशन आएगी। इक्वल्स टू फाइंड करना चाहते हैं विद इन किसके अंदर? इसके अंदर की बात करेंगे हम। ये हमें बता देगा दूसरे नंबर पे है, लेकिन सर्च लगाऊं, सर्च। अब इसमें कैपिटल ए की जगह मैं स्मॉल ए दे देता हूँ, ये तब भी पोजीशनिंग दे देगा। ठीक है, तो फाइंड के अंदर मैं सेम चीज करता तो नहीं आता। फाइंड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है और सर्च जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। इसका मतलब ये कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो कैसे भी लगा रखा हो, ये दोनों फॉर्मेशन में आपको रिजल्ट दे देगा। फाइंड जो होता है वो आपको रिजल्ट आउटपुट नहीं देता जब तक कि आप उसको एग्जैक्ट नहीं बता देते वैसे के वैसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका यूज करना है।
नेक्स्ट हमारे पास अगली कंडीशन आती है कि भाई हमें कैसा पता चलेगा कि वो दोनों लेटर जो हैं वो सेम कंडीशन में है या नहीं है। हो सकता है ना ऐसा, कि हमें कैसा पता चलेगा कि वो दोनों कंडीशन में सेम लेटर है या नहीं है। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है एग्जैक्ट। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो ए, यहाँ पर भी लिखा है ए, मैं चेक करना चाहता हूँ ये दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है, तो इक्वल्स टू एग्जैक्ट फंक्शन लगाएंगे टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, तो ये बता देता है कि क्या ये सेम टू सेम है या नहीं है। जैसे यहाँ पर टू लिखूंगा तो ये दोनों सेम टू सेम नहीं है, ये दोनों सेम टू सेम। यहाँ पर वन लिखूंगा तो ये दोनों सेम टू सेम नहीं है, लेकिन अब ये दोनों क्या हो गए, सेम टू सेम हो गए। अब जैसे कि कैपिटल लिखता हूँ ए, यहाँ पर कैपिटल ए लिखूंगा तो ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। स्मॉल ए कर दूंगा तो अब ये दोनों सेम टू सेम नहीं है। तो ये वाली कंडीशन होती है ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन। तो इससे पता किया जा सकता है कि वो दोनों फॉर्मेशन में सेम अप्लाई करेंगे ऑप्शन या फिर नहीं अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, जैसे मैं इसको कैपिटल और स्मॉल के अंदर चेंज कर पा रहा हूँ। कभी कभी एक ऐसा फंक्शन होता है कि आपके पास बड़ा डेटा है, अब उसको कैपिटल और स्मॉल में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला बेस सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर ज़्यादा सी चीज़ें क्या होती है वो फॉर्मूला से ही होती है, ठीक है। यहीं पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसका। सो यहीं पर आएंगे। अगर जैसे आप इसको कैपिटल करना चाहते हो तो कैपिटल या फिर स्मॉल करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इक्वल्स टू लोअर लगा देंगे, मतलब इनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जैसे अपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपर, इनको क्या करेगा, अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। टेन, एक होता है प्रॉपर केस, इक्वल्स टू प्रॉपर। ये क्या करता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल करेगा ईच और बाकी सारे स्मॉल कर देगा। अभी देखो मैं दोबारा से लिखने पड़ते तो टाइम वेस्ट हो जाता ना, तो कहते हैं प्रॉपर केस, ठीक है। ऐसे क्या कर सकते हो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किसी कंडीशन में। नेक्स्ट, जैसे कि हम पोजीशन तो चलो निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर जैसे मुझे किसी को चेंज करना है, जैसे कि मैंने किसी का नेम गलत कर दिया, मैंने रोहन नेम लिखा है लेकिन मुझे रोहन की जगह मोहन नेम करना है। इस कंडीशन में आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस का यूज़ कर सकते हो। रिप्लेस एक ऑप्शन जो होता है वो यहाँ से भी आता है। यहाँ से हम कोई भी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास इंडिविजुअल सेल के अंदर काम में नहीं आता, वो हमारे पास हमेशा अप्लाई होगा इंटायर शीट मतलब सेल्स के डेटा के ऊपर। तो यहाँ से आपने यूज़ कर लिया वही। चलो अब मैं फॉर्मूला से बता देता हूँ कि फॉर्मूला से कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको रिप्लेस, अब रिप्लेस में क्या होता है ना, आपको पोजीशन बतानी होती है कि कौन से कैरेक्टर को, कौन से लेटर को कितने करना चाहते हो, ठीक है। उसकी जगह आप न्यू क्या चाहते हो, तो हर चीज़ बतानी पड़ती है। तो रिप्लेस, तो हम बोलेंगे ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड टेक्स्ट हमारा इस डेटा के अंदर है। इसके अंदर जैसे कि मैं आर की जगह एम करना चाहता हूँ तो मतलब आर जो है आपके डेटा में वो पहला लेटर है, ठीक है। तो हम बोलेंगे हम फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करना चाहते हैं जिसको रिप्लेस करेंगे, और आर के बाद आप कितने लेटर चेंज करना चाहते हो। तो वैसे तो हमारे पास रोहन की जगह मोहन करना है, तो मतलब बाकी सारी स्पेलिंग सेम रहेंगी, लेकिन हमारे पास हमारा जो पहला लेटर है सिर्फ हमें उसी को चेंज करना है। स्टार्ट का मतलब होता है कि कितने नंबर से रिप्लेस करना चाहते हो, और नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि कितने करना चाहते हो, ठीक है।
एक होता है कि किस पोजीशन से रिप्लेस करना चाहते हो, और एक होता है कि उसके बाद कितने लेटर और रिप्लेस करोगे। तो हम बोलेंगे कि पहली पोजीशन से और पहले लेटर को ही रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो है स्टार्ट का मतलब ये पहली पोजीशन से, और ये लेटर है कि कितने रिप्लेस करना चाहते हो। तो हमने बोला एक ही। उसकी जगह क्या चाहते हो, उसकी जगह जैसे हम दे देते हैं एम। तो हमारा जो पुराना वाला डेटा था उसकी जगह ये क्या कर दिया इसने, न्यू वाला डेटा। अच्छा, ये क्या करेगा, बाकी सब जगह भी चेंज कर देगा। क्या करेगा, सब जगह चेंज कर देगा। मान के चलो मुझे तीसरे वाले लेटर को चेंज करना था, जो एच है उनको चेंज करना है। कैसे करूंगा, इक्वल टू रिप्लेस, बोल्ड ये हो जाएगा। तीसरे नंबर से हमारा एक डेटा है जिसको रिप्लेस करना चाहते हो, और कितने करना चाहते हो, एक ही करो, एच वाले को ही कर दो, या फिर एच एन को भी कर सकते थे। तो एक ही करते हैं और उसकी जगह एक न्यू दे दो। तो एच की जगह आप इसमें ऐसा करो, जेड डाल दो। तो आपको दिख जाएगा कि तीसरे नंबर वाला लेटर जो है उसको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कभी कभी होता है कि तीसरे नंबर से आप चेंज करना चाहते हो, लेकिन आपको दो लेटर चेंज करने हैं। तो दो लेटर की जगह मैं जेड एक्स दे देता हूँ, या फिर डबल जेड दे देता हूँ। ठीक है, तो उन दो की जगह अब जो है न्यू दो आ गए हमारे पास। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब इसका यूज बेसिकली कहाँ पर किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो जैसे कि हमारे पास एक कंपनी की आईडी है कुछ, जैसे कि 01, 02, 03, 04 है ना, इस तरीके से। और हमारी कंपनी की पॉलिसीज है कि भाई हम हमारे डेटा के अंदर जो है वो हमारी कंपनी की आईडी ABCD करके आनी चाहिए। ABC01, ABC02 है ना। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आप रिप्लेस लगा सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इक्वल्स टू रिप्लेस, ओल्ड डेटा इसके अंदर है, हम चाहते हैं कि पहले से चेंज करो, और कितना चेंज करना चाहते हो, एक दो तीन, तीन चेंज करो। उन तीन की जगह कुछ नए दे दो, क्या दे दो, ABC दे दो। तो देखो आ गया। आप इनके बीच में कुछ न्यू गैपिंग भी चाहिए, तो ABC के बाद एक डैश भी डाल दो। तब ABC डैट डैश 1 2 3 4 आ गया। इसको भी आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो यहाँ पे।
ये हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि एक कंडीशन क्वेश्चन जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है कि आपके पास भाई आप इस डेटा के अंदर कुछ स्पेसिफिक लेटर को ही चेंज कर रहे थे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस डेटा के अंदर जो एच है ये एच वाले को चेंज कर दो, एच की जगह आप 0 कर दो। वैसे ज्यादातर लोग रिप्लेस ही लगाएंगे यहाँ पर। एच कौन सी जगह पर है, 1 2 3, कितने करना चाहते हो, एक ही करना चाहते हो, उसकी जगह एक 0 दे दो। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप नीचे ड्रैग करोगे तो जहां पर भी हमारे पास तीसरी पोजीशनिंग का डेटा होगा, उस तीसरी पोजीशन के डेटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा, बहुत इजी है, क्योंकि रिप्लेस जो होता है वो पोजीशन वाले डेटा के ऊपर ज़्यादा काम में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, हम किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर के अंदर यूज करना चाह रहे थे, किसके अंदर यूज करना चाह रहे थे, इंडिविजुअल कैरेक्टर के अंदर किसी चीज को यूज करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे। सो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि पुराने की जगह कोई नया दे दो। होता है ना, जैसे कि कुछ टीम्स वगैरह हैं उनके अंदर सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, मतलब अगर कभी किसी की जरूरत नहीं है तो उसकी जगह पर कोई और आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहीं पर आएंगे। सब्स्टिट्यूट, अब हम चाहते हैं कि इस डेटा के अंदर जो एच है या फिर जो यू है, यू की जगह आप क्या कर दो, चेंज कर दो, यू की जगह एट द रेट डाल दो, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारे डेटा में आ गया है। तो इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है टेक्स्ट। सबसे पहले टेक्स्ट लगाओ, इक्वल्स टू, तो टेक्स्ट हो जाएगा ये, इसके अंदर कोई पुराना कैरेक्टर, जो पुराना कैरेक्टर यू हो उसकी जगह एक न्यू कैरेक्टर दे दो। क्या दे दो, एट द रेट। तो आपको दिखाई देगा कि इसमें मैंने पोजीशन नहीं बताई है, लेकिन फिर भी इसने रिप्लेस कर दिया। एक और कंडीशन, कि हमारे पास जहां पर भी यू होगा, चाहे वो हमें हमारे पहले डेटा में आ जाए, चाहे वो हमारे एंड वाले डेटा में आ जाए। ठीक है, तो इसको पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके डेटा में इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात करता है। लेकिन अगर कभी ऐसी सीरीज आ जाए कि भाई ऐसे मुझे चेंज करने हैं और बहुत सारे हैं, जिनके अंदर की 3 3 4 4 लेटर है, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, उस कंडीशन में आपको हमेशा किसका यूज करना है, रिप्लेस का। ठीक है, और कहीं पर इंडिविजुअल कि भाई एक कैरेक्टर की बात की गई है, चाहे वो राहुल हो चाहे कुछ भी हो। सब्स्टिट्यूट की अब प्रॉब्लम की भी बात कर लेते हैं, ये लगा लिया होगा आपने। सब्स्टिट्यूट में एक प्रॉब्लम है कि जैसे आपके डेटा के अंदर भाई काफी सारे यू हो जाते हैं। तो अब देखो, इसने इसको भी चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया। कभी कभी होता है कि भाई मैं पहली पोजीशन वाले को ही चेंज करना चाह रहा हूँ, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसमें जैसे पोजीशनिंग हमने नहीं दी है, तो सब्स्टिट्यूट, इसके अंदर से जो यू है उसको चेंज करो, यू की जगह क्या कर दो, आप एट द रेट दे दो। बट कौन से वाले को, तो हम बोलेंगे जैसे पहले वाले को ही चेंज करना चाहते हैं। इसमें क्या हो रहा था, जब मैंने पोजीशन नहीं बताई थी, ये पहले
क्या कर रहा था, इस डेटा के अंदर जितने भी यू हैं उनकी जगह एट द रेट दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने पोजीशन डिफाइन कर दी कि फर्स्ट वाले को ही चेंज करना है या फिर सेकंड वाले को ही चेंज करना है, तो हमारा डेटा के अंदर सेकंड वाले को ही चेंज करेगा। अब इसमें फर्स्ट वाला था ही नहीं, सॉरी सेकंड वाला था ही नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर नहीं है। इसके अंदर था तो इसके अंदर रिजल्ट आ गया। सब्स्टिट्यूट बेसिकली जहां पर कोई चीज अवेलेबल होती है उसके बिहार पर कोई न्यू थिंग दे देता है। और रिप्लेस क्या करता है, वो कोई सी भी एक पोजीशन होगी, उस पोजीशन पर समथिंग कुछ भी डेटा होगा, उस हर चीज को रिप्लेस करके दिखा दे। ठीक है, तो ये आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल स्मॉल को इसको समझ में नहीं आता है। तो मान के चलो हमारे डेटा के अंदर यहाँ पर लिखा होता स्मॉल यू, क्या लिखा होता, स्मॉल यू, तो ये फिर नहीं चेंज करके देता भाई। ठीक है, इस डेटा के अंदर स्मॉल यू है ही नहीं, तो ये चेंज करके नहीं दे रहा है, एज इट इज वैसे ही दे रहा है। लेकिन अगर कभी स्मॉल यू होता है इस डेटा के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो अब ये सिर्फ उस स्मॉल यू की जगह दे रहा है। तो ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। जैसे फाइंड और सर्च होता है ना, तो फाइंड जो होता है वो केस सेंसिटिव वाले पार्ट में आता है, सर्च जो होता है वो केस सेंसिटिव वाले पार्ट में नहीं आता है। तो वैसे ही इस वाली कंडीशन को भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि भाई जैसे कि ये सारा का सारा डेटा कैपिटल फॉर्मेट में होना चाहिए, तो पहले आप अपर लगाकर डेटा क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, अब इसकी जगह पर यहाँ पर गए, सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाया, सब्स्टिट्यूट में हमने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। इसके अंदर जो हमारे पास ओल्ड है वो कैपिटल यू है, उसकी जगह आप क्या दे दो, एक एट द रेट फंक्शन दे दो। हमने चेंज किया, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर इसको कैपिटल में चेंज करना पड़ा। अब आप बोलोगे ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेंथी से अगर आप बचना चाहते हो तो फॉर्मूलाज के अंदर एक और फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगाओगे, यहीं पर जाएंगे, पहले हमने क्या किया, अपर में कन्वर्ट किया, अपर में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको चेंज किया दूसरे फॉर्मेट में। तो सब्स्टिट्यूट लगाना चाहते हैं, बट इस टेक्स्ट को पहले हमने कन्वर्ट किया अपर में, तो डायरेक्ट अपर का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, इस डेटा को कन्वर्ट करके दिखाएगा अपर में। अब सारा डेटा तो कैपिटल हो गया होगा क्योंकि हमने अपर फंक्शन लगाया, तो इसके अंदर दे दो यू। अब उसकी जगह क्या दे दो आप, इसके अंदर एक न्यू दे दो, हम एडमिट दे देते हैं। इससे आपका काम इजी हो जाएगा। इसमें ये जो भी डेटा होगा, इस सारे डेटा को पहले तो कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, और कैपिटल में कन्वर्ट के बाद अपने रिजल्ट निकालेगा। इतना ही आपको यहाँ पर यूज करना है अभी। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, और ट्राई करना कि, क्योंकि टेक्स्ट फंक्शन जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा आगे जाके काम में आते हैं, फिर डेटा को चलाने में बहुत हेल्प होती है।
जितना ज़्यादा आप इनको